So in the last class, what we discussed that from the speed time graph, that is also called velocity time graph, we can determine some values, that is the acceleration. What is acceleration? Acceleration is basically the gradient of speed time graph, जो कि हमने बहुत thoroughly discuss किया है last time, ठीक है? And what is another quantity which we can measure from this speed time graph? That is a distance traveled by the object. जैसे for example यहाँ पे किसी एक ग्राफ की बात करते हैं. यहाँ ये ग्राफ है लास्ट वाला, इसमें क्या हो रहा है? From A till B, we can see that there is a constant acceleration, right? From A till B, there is constant acceleration. Why? Because the gradient is constant for a straight line, which we have studied earlier. कि किसी भी straight line का ग्राफ gradient जो वो constant होता है, तो gradient अगर constant है तो velocity time graph या speed time graph का gradient equal to acceleration होता है, which means that from A to B, acceleration is constant. Then from B to C, acceleration is zero because gradient is zero here. And how we determine it? Because we know that a line which is parallel to x-axis, its gradient is zero. Then from C to D, we can see that there is a deceleration. Why? Because the graph is going downward. Okay. So a straight line which is going downward is negative slope. If negative slope is there, it means that we have a constant deceleration, uniform deceleration. Straight line का मतलब constant है uniform, और नीचे जाने का मतलब it is deceleration, not acceleration. ऊपर जाएगी straight line तो acceleration, ठीक है? ये difference हमने पढ़ा था acceleration deceleration में. Acceleration में final velocity is greater than initial velocity. Deceleration में initial velocity is greater than final velocity. ठीक है? तो यहाँ हमने ये देखा कि भाई हमने एक्सेलरेशन तो डिस्कस कर लिया, स्पीड भी डिस्कस कर ली, यहाँ कहीं डिस्टेंस नजर नहीं आ रहा ना. अगर कोई मुझे इस ग्राफ को दिखा के पूछे कि आप बताइए जो ऑब्जेक्ट है जिसके आप एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन को डिस्कस कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया थ्रू आउट द मोशन, यानी ए से लेकर डी तक जो टोटल मोशन है, इसमें डिस्टेंस भी तो ट्रेवल हुआ होगा. जाहिर है एक ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड है, जिसका एक्सेलरेशन है, वो मूव हो रहा है ना, मूव हो रहा है तो डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा होगा. तो इस ग्राफ में हमें कहीं डिस्टेंस तो दिख नहीं रहा. तो क्या टेक्निक है डिस्टेंस फाइंड करने की स्पीड टाइम ग्राफ से? टेक्निक ये कि भाई जो भी ग्राफ है ना, उसके अंदर एरिया अंडर द ग्राफ निकाल दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर है. डिस्टेंस इक्वल टू एरिया अंडर है स्पीड टाइम ग्राफ. उस ग्राफ के अंडर जितना एरिया होगा उससे आप कैलकुलेट करें तो आपको क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस मिल जाएगा. अगर ये ग्राफ ट्राइंगुलर ग्राफ है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक मिसाल दी थी, ये ट्राइंगल है ना, तो यहाँ पर क्या है? ट्राइंगल है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे हाफ बेस इनटू हाइट. यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस होगा ये बेस होगा, वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस होगा ये हाइट होगी. हाफ इन बेस इनटू हाइट मल्टीप्लाई कर दोगे आपको डिस्टेंस मिल जाएगा. इसके अलावा हमारे पास क्या होता है? रेक्टेंगल फिगर होती है, ठीक है? रेक्टेंगुलर फिगर होगी. यहाँ पर कहीं रेक्टेंगल है? यहाँ पर परफेक्ट रेक्टेंगल तो नहीं है कहीं भी. फॉर एग्जाम्पल अगर इसको यहाँ से मैं लाइन नीचे ले आऊँ ये वाले ग्राफ पे, तो एक तरह का रेक्टेंगल बन जाएगा. रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ. ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, ठीक है? दोनों को मल्टीप्लाई किया, एरिया आ गया. तीसरा क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है आपके पास? तीसरी पॉसिबिलिटी है एरिया ऑफ ट्रिपीजियम. ट्रिपीजियम का हमने मैथ्स में पढ़ा है और लास्ट टाइम भी पढ़ा था. दानियाल लास्ट टाइम मैं ये समझा चुका हूँ, तो सिर्फ रिकैप दे रहा हूँ मैं वर्कशीट पे. चलो समझाता हूँ, रुको. मैं पिछली बार वाली वर्कशीट खोलता हूँ, उसी को रेफरेंस बनाता हूँ. सॉरी, थोड़ा गला खराब है तो आप लोग को बर्दाश्त करना पड़ेगा, बीच में हिंड्रेंस थोड़ी. ओके गाइस, मैं इस तरह की बात कर रहा था कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक स्पीड टाइम ग्राफ है, ठीक है? हमारे पास ये ग्राफ है, ठीक है? अब इसके अंदर एरिया अंडर द ग्राफ कैसे बनेगा भाई? आपने यहाँ पर पढ़ने को ड्रॉप किया, ये एरिया शेडेड रीजन ले लिया, ये हो गई बेस, ये जो यहाँ से अगर देखें ये हो गई हाइट. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है? अगर ये टाइम है 5 सेकेंड्स और ये जो है वैल्यू है, ये हाइट क्या है भाई? वैल्यू ऑफ स्पीड ये है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? तो आपका एरिया क्या हो गया? हाफ इंटू 5 सेकेंड इंटू 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड, ठीक है? ये कितना हो गया? 50/2 25 मीटर्स का डिस्टेंस हो गया. किसी ने चैट में शायद कुछ लिखा है.
ओ आई एम सॉरी। नहीं भाई अंश, कोरोना नहीं है यार, तुम कहाँ डरा रहे हो, सिर्फ गला खराब है भाई, नॉर्मल फ्लू भी हो सकता है यार। अब बेटा आप स्क्रीन आ रही है, आप लोग फौरन माइक में बोल दिया करो यार, कोई ऐसी चीज हो जाए ना। चैट का वेट नहीं किया करो, सही है। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा बेटा, ये मुस्तफ़ा कोई स्टूडेंट है, ये हर बार लिंक मांग रहे हैं। जी मुस्तफ़ा। बेटा लिंक हर बार तुम मांग रहे हो, तुम पोर्टल से क्यों नहीं रजिस्टर कर रहे? मैं दे रहा हूँ लिंक तुम्हें, वैसे हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि पोर्टल से रजिस्टर करवाओ बच्चों को। लास्ट क्लास में मैंने कहा था ना पोर्टल से रजिस्टर, अभी मैं तुम्हें लिंक दे रहा हूँ, लेकिन तुम नेक्स्ट टाइम रजिस्टर हो जाना, ठीक है। ओके। अच्छा भाई, हंजला फुरकान, यस किस चीज़ पे नज़र आ रही है स्क्रीन? एक सेकंड मैं इसको लिंक शेयर कर दूं बच्चे को। ओके, हियर वी गो। अब देखें ये हमारी स्क्रीन है, इसके ऊपर मैंने क्या बात की, मैंने कहा कि एक ग्राफ है मेरा, ये ब्लू कलर से ग्राफ मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये लाइन है, इधर से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और ये जो शेडेड रीजन है, ठीक है, ये शेडेड रीजन जो है ये मेरी एरिया अंडर द कर्व है। ये स्पीड टाइम ग्राफ है, यहाँ पे क्या है भाई, ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड दिखाई मैंने, ठीक है, और यहाँ टाइम दिखाया 5 सेकंड का नीचे। मैंने कहा कि भाई अगर ये मेरे पास ग्राफ है स्पीड टाइम ग्राफ, तो अगर मुझे चेक करना हो कि जिस ऑब्जेक्ट की स्पीड दिखा रहा हूँ इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो वो मैं कैसे फाइंड करूंगा? उसको फाइंड करने का तरीका है एरिया अंडर द ग्राफ निकालना। यहाँ पे कौन सा शेप बन रहा है? ट्रायंगल बन रहा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ तो कांस्टेंट वैल्यू आ गई, बेस क्या है? बेस ये लोअर वैल्यू है जो बॉटम पे है, जो मैंने 5 सेकंड का टाइम बताया, बेस यहाँ पे टाइम होगा। हाइट क्या है? हाइट है वाई एक्सिस की वैल्यू, वाई एक्सिस पे क्या है मेरे पास? स्पीड है, तो स्पीड है थी 10 मीटर पर सेकंड, तो मैंने हाफ इंटू 5 इंटू 10 लिखा, मल्टीप्लाई किया 5 इंटू 10 अपॉन 2, 25, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व जो है स्पीड टाइम ग्राफ का डिस्टेंस होता है, तो मेरा जो ये आंसर है ये मीटर्स में आएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का? बेटा ये जो कोई खेल रहा है ना स्क्रीन के साथ, प्लीज हटा दे, थैंक यू। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक कि एरिया अंडर द ग्राफ कैसे कैलकुलेट होता है और कैलकुलेट करके हमें क्या मिलता है? ये याद रख लेना, स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द ग्राफ निकालते हो ना, वो डिस्टेंस की वैल्यू देता है, ठीक है। क्योंकि स्पीड टाइम के ग्राफ में और कहीं तो डिस्टेंस दिख नहीं रहा होता हमें, या तो स्पीड दिख रही होती है या तो टाइम दिख रहा होता है ना। एनी क्वेश्चन? नो। अच्छा जनाब, एक और इसका फॉर्मूला देख लेते हैं हम एरिया अंडर द ग्राफ का, कि भाई और क्या क्या हो सकता है। दूसरा है रेक्टेंगल एरिया। अगर आपके पास रेक्टेंगल फिगर बनती है, उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर लिख के, ताकि कोई क्वेश्चन ना हो इसके हवाले से। सर अगर हमारे ग्राफ पे ये शेप्स पे ना फिगर बने तो शेप्स के बिना कैसे करेंगे? यार ऐसी फिगर दी जाएगी जहाँ पे कोई ना कोई शेप फिट होगा, वरना फिर तुम्हारे लिए होगा नहीं ना, वो तुम्हारे लेवल का नहीं होगा। वैसे तो अलग अलग फिगर्स होती हैं, एसिमेट्रिक फिगर कहलाती हैं, उसका तरीका दूसरा होता है, लेकिन वो ओ लेवल फिजिक्स के कोर्स में वो वाली है नहीं, तो तुम्हें एग्जामिनर भी जो है ना सोच समझ के ही देगा, ठीक है। देखो अब इस और तरह ये का शेप सर डिस्टेंस में और स्पीड टाइम ग्राफ में दोनों में आ सकता है ना? स्पीड टाइम में आएगा सिर्फ, डिस्टेंस में तो क्या फाइंड करोगे? स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या फाइंड करोगे? शेप जरूर आएगा, लेकिन सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, ये स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड है आपकी मीटर पर सेकंड में, ठीक है, यहाँ टाइम है सेकंड्स में। हम्म। अब यहाँ स्पीड दी हुई है ना, डिस्टेंस तो नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस निकालना हो तो मैं तो तुम क्या करोगे? एरिया अंडर द ग्राफ निकालोगे। एरिया क्या है भाई? रेक्टेंगल का एरिया। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें टाइम दे दिया यहाँ से यहाँ तक का 10 सेकंड्स, और स्पीड दे दी तुम्हें 30 मीटर पर सेकंड, तो तुम क्या करोगे? एरिया निकालोगे। एरिया क्या? रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है भाई, आपने ले लिया भाई 30 इंटू 10, 300 मीटर का आंसर आ गया आपका, ठीक है।
ये क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ में या तो स्पीड है, देखो ये सारी स्पीड्स हैं, ये सारा टाइम है, यहाँ डिस्टेंस कोई है नहीं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ निकालते हैं। लेकिन अगर इसकी जगह तुम जो बात करो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, तो भाई अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, एग्जाम्पल ये है, यहाँ टाइम है सेकेंड्स में, यहाँ डिस्टेंस है मीटर्स में, तो यहाँ पे तो कुछ और निकालना ही नहीं, यहाँ ज्यादा से ज्यादा क्या निकालने को आ जाएगा, वेलोसिटी निकालने को आ जाएगी, स्पीड, तो वो तो तुम ग्रेडियंट से निकालोगे ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो क्या है, स्पीड है ना। और स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो क्या है, एक्सेलरेशन है। ठीक है, दो दो हमारे पास ग्राफ होते हैं, डिस्टेंस टाइम और स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम। इसका ग्रेडियंट स्पीड होता है, इसका ग्रेडियंट एक्सेलरेशन होता है, इसमें सिर्फ यही निकाल सकते हो और कुछ नहीं निकाल सकते। ठीक है, तीसरा शेप आपके पास क्या आ सकता है, तीसरा शेप आ सकता है आपके पास ट्रिपीजियम। ट्रिपीजियम के अंदर आपके पास कुछ इस तरह की फिगर आ सकती है। ट्रिपीजियम जो है ऐसा होता है, अगर किसी ने ट्रिपीजियम पढ़ा हो मैथ्स में, ट्रिपीजियम में दो पैरेलल साइड्स होती हैं, ये वाली बीसी एक पैरेलल साइड है, ए बी एक पैरेलल साइड है, ठीक है, और दो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं ऐसे। तो आपने क्या किया भाई, आपने फॉर्मूला लगाया हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ठीक है, हाइट क्या है भाई, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल साइड्स, दो पैरेलल साइड्स है, दो नॉन पैरेलल साइड्स है ना, तो हाफ, फॉर्मूला क्या है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि ये पैरेलल साइड बीसी की लेंथ और एडी की लेंथ, इन दोनों को सम कर दो आपस में, और हाइट, हाइट यानी कि यहाँ से यहाँ तक का, ऊपर से नीचे तक का डिस्टेंस। ये आप मैथ्स में बहुत खूब पढ़ोगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये हमारे पास ट्रिपीजियम आता है, लेकिन नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, अपनी आसानी के लिए ट्रिपीजियम को तोड़ लेते हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर में, और रेक्टेंगल और ट्रायंगल में ना। तो अब जब पेपर का सवाल करेंगे इंशाल्लाह वहाँ पर बहुत डिटेल में बताऊंगा कैसे सॉल्व होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है फ्री फॉल मोशन। फ्री फॉल मोशन में क्या होता है, ईशा क्या कह रही हो, ट्रायंगल का फॉर्मूला और स्क्वायर का भी, हाँ ईशा वो तो लगाते हैं, लेकिन तुम थोड़ी देर से आई हो शायद, मैंने भी थोड़ी देर पहले ही तो बताया कि ट्रायंगल और स्क्वायर दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा फ्री फॉल मोशन क्या है भाई, फ्री फॉल मोशन वो मोशन है जिसके अंदर हम कहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम ड्रॉप करें ना किसी हाइट से, जैसे अगर मैं यहाँ पर वर्कशीट में समझाता हूँ, पहले रुको यार अटेंडेंस ले लूँ, मैं ना भूल जाता हूँ हमेशा अटेंडेंस लेना ना। खुबैब है, खुबैब की बात कौन है भाई। चलो भाई ये हो गया आपकी अटेंडेंस, अब हम करते हैं काम। तो फ्री फॉल मोशन के हवाले से मैं बता रहा था, वर्कशीट पे एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा सही से समझ में आएगा। फ्री फॉल मोशन में क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक है सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, अर्थ यानी कि जहाँ जमीन पे आप चलते हो, वहां पे क्या हुआ भाई, एक हाइट है एच, ठीक है, हाइट एच है, किसी हाइट पे आप खड़े हुए हो, सही है, कहीं घर के अंदर की विंडो पे खड़े हो फॉर एग्जांपल, इस विंडो से आपने क्या किया, एक बॉल को ड्रॉप किया, ऐसे हाथ से छोड़ दी, छोटी सी बॉल है या चौक का पीस है, इसको आपने ड्रॉप किया, फेंका नहीं उठा के फोर्स से, हाथ से बस ड्रॉप कर दिया। वर्कशीट देख पा रहे हैं सब लोग ना, हाँ नजर आ रही है सब, ठीक है। तो ड्रॉप किया ना, तो ये इट इज बीइंग अज्यूम्ड कि इफ एनी ऑब्जेक्ट is dropped from any height, okay, if any object is dropped from any height and object moves under the influence of gravitational force, यानी कि यहाँ से आपने ड्रॉप किया ना, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि इसको नीचे से फोर्स ऑफ ग्रेविटी खींच रही है नीचे की तरफ, ठीक है, तो ये नीचे जा रहा है, इसके अलावा इस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं लग रही है, हमारी अजम्पशन है, ठीक है, इसके अलावा इस पे कोई फोर्स नहीं लग रही, ये अजम्पशन है, रियल सिनेरियो नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, समझाऊंगा कैसे रियल सिनेरियो नहीं है। तो हमने कहा कि भाई इस पे सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, हालांकि क्या होता है, आप अगर खिड़की से कोई चीज फेंकोगे तो उसके ऊपर एयर भी तो लगेगी, एयर का प्रेशर लगेगा,
सन की हीट आ रही होगी, बाकी एक्सटर्नल इफेक्ट्स आ रहे होंगे ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा होगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या एज्यूम किया, हमने कहा भाई अभी आप आइडियल केस एज्यूम करें, इट इज नॉट अ रियल केस, आइडियल केस कि भाई फ्री फॉल मोशन है। फ्री फॉल का, फ्री का वर्ड यही है कि बाकी तमाम फोर्सेस से फ्री है ये, सिर्फ इसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है तो ये नीचे जा रही है बॉल। ऐसे केस में जब भी ऐसा कभी होगा ना, ऑब्जेक्ट सिर्फ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी जाएगा। ये नॉर्मली कहाँ पॉसिबल है? वैक्यूम में, क्योंकि वैक्यूम में कोई और एक्सटर्नल फोर्स होती नहीं है। तो क्या होगा ऑब्जेक्ट के ऊपर? तो ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा, नीचे की तरफ ट्रेवल करेगा, तो मूव कर रहा है, मूव कर रहा है तो कोई ना कोई स्पीड होगी, है ना। और स्पीड है तो स्पीड चेंज भी होगी, जरूरी नहीं है लेकिन इस केस में चेंज होगी। और जब स्पीड चेंज होगी तो क्या होगा ऑब्जेक्ट के अंदर? एक्सेलरेशन होगा। यहाँ तक बात समझ में आती है सबको? भाई ऑब्जेक्ट गिरेगा, जब ऑब्जेक्ट फॉल होगा, फ्री फॉल, फ्री फॉल मतलब ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स द ऑब्जेक्ट विल फॉल टुवर्ड्स द ग्राउंड। जब व्हेन ऑब्जेक्ट विल फॉल टुवर्ड्स द ग्राउंड, it will move definitely from a point. When it will move, it will have a certain sort of speed, ठीक है। जब मूव करेगी कोई ऑब्जेक्ट तो उसका स्पीड या वेलोसिटी होगी ना। और अगर वेलोसिटी है उसकी, तो वेलोसिटी चेंज भी तो हो सकती है। तो इस केस में वेलोसिटी चेंजिंग वेलोसिटी होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होगी, सही है। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे गिरेगा उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। ये बात समझ में भी आती है ना हमें? क्यों भाई, जब मैंने यहाँ से ड्रॉप किया इस पॉइंट से, ये मैं यहाँ से लिखता हूँ, इस पॉइंट से जब मैंने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया यहाँ से नीचे की तरफ, तो ऑब्जेक्ट की उस वक्त तो वेलोसिटी जीरो थी, मेरे हाथ में था ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने ड्रॉप किया तो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाते 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 इसकी वेलोसिटी क्या हुई? इंक्रीज होती गई। जब एक ऑब्जेक्ट गिरना शुरू हुआ तो उसने स्पीड अटेन कर ली ना, स्पीड अटेन की तो और फास्टर मूव करना शुरू कर गया। तो जब वेलोसिटी चेंज होती है तो हमने क्या पढ़ा था? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ना। तो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, लेकिन इस एक्सेलरेशन का एक स्पेशल नाम है। इस एक्सेलरेशन का क्या नाम है? इसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि है जी इक्वल्स टू 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लिखा है भाई पर सेकंड स्क्वायर? क्योंकि एक्सेलरेशन है। स्मॉल जी क्यों लिखा है? क्योंकि ये याद रहे हमें कि ये कोई नॉर्मल एक्सेलरेशन नहीं है, इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अंश एक मिनट जवाब दे रहा हूँ तुम्हें मैं, पहले ये कंप्लीट कर लूँ। इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ग्रेविटी की वजह से स्मॉल, इसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, याद रखिएगा। इट इज नॉट अ ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये है एक्सेलरेशन, इसीलिए इसका यूनिट क्या है? मीटर्स पर सेकंड। ओके। तो अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं उनसे, मतलब बहुत टाइम तक स्टूडेंट्स यही कहते हैं इसको ग्रेविटी कहते हैं। मैं कभी पूछता हूँ ना कि क्या है जी, तो वो कहते हैं सर इट इज ग्रेविटी। तो ये ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एंड यू नो इट इज नॉट अ फोर्स। अगर फोर्स होता तो यहाँ पे न्यूटन लिखा होता, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना लिखा होता, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन है, लेकिन ये क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ऑब्जेक्ट जब यहाँ से नीचे तक गिर रहा है ना, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से गिर रहा है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का क्या मतलब हुआ? कि इसकी स्पीड चेंज तो हो रही है, लेकिन हर सेकंड में इक्वल चेंज आ रहा है, जो कि हमने पहले पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने भाई? फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट गिर रहा है नीचे की तरफ, यहाँ समझो इसकी वेलोसिटी है 0, ठीक है। 2 सेकंड 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकंड, स्पीड या वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। 2 सेकंड बाद क्या हो गई भाई? 10 हो गई, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ ना। 3 सेकंड बाद क्या होगी? अच्छा 10 है, तो फिर एक काम ये करते हैं, इधर 10 लिखते हैं, रुको 10 लिखते हैं, ये इसको हटा दो। बेटा डिस्कनेक्ट बहुत हो रहे हैं बच्चे आज। इसकी एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं कि भाई पहले 0 थी वेलोसिटी, अब क्या हो गई? 10 मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है। सेकंड, दूसरा सेकंड गुजरा, वेलोसिटी हो गई 20 मीटर्स पर सेकंड। तीसरा सेकंड गुजरा, वेलोसिटी हो गई 30 मीटर पर सेकंड। अच्छा ये मैंने हर पॉइंट पे वेलोसिटी लिख दी। अब अगर कोई मुझे कहे कि भाई अब एक काम करो, आप इसका एक्सेलरेशन निकालो पहले सेकंड से दूसरे सेकंड तक, एक्सेलरेशन फ्रॉम 1 सेकंड टू सेकंड सेकंड, तो मैं क्या करूंगा? फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा। फाइनल कितनी थी? सेकंड सेकंड में 20 थी, इनिशियल 10 थी, डिवाइडेड बाय फाइनल सेकंड का टाइम, इनिशियल सेकंड का टाइम। ये क्या हो गया? 20 - 10, 10/2 - 1, 1, तो ये हो गया 10 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है, स्क्वायर। ये हो गया एक्सेलरेशन। इसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
और ये कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द मोशन, कांस्टेंट रहेगा। और दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट होगा ना, उसके लिए वैल्यू सेम होगी। यहाँ पर आके आपका थोड़ा सा दिमाग आपको कहेगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, जो भारी आइटम होता है वो तो फिर जल्दी गिरता है, जो हल्का होता है वो देर से गिरता है। ये सर कह रहे हैं कि सब चीजें एक ही वेलोसिटी से, एक एक्सेलरेशन से जाएगी नीचे। जी एक वो मिनट। हल्का वाले एचपीएस से आराम से गिरता है क्योंकि उसके ऊपर एयर की फोर्स भी लगी होती है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि बेटा मैंने ये तो कहा था कि इस पे अभी एज्यूम कर रहा हूँ कोई फोर्स ना लग रही है। ठीक है, अच्छा अंश का सवाल था, अंश पहले आप बता दो। सर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी हाइट से फॉल करेगा तो उसकी एक्सीलरेशन जो होगी वो 10 मीटर पर सेकंड होगी, वो 10 ऑब्जेक्ट चाहे पर हैवी सेकंड हो या स्क्वायर, लाइट हो। पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन है ना। हाँ, पर यूनिट सेकंड यूनिट। स्क्वायर। यस। ये वैल्यू सेम होगी कोई भी ऑब्जेक्ट हो। जी ये वैल्यू सेम होगी, ठीक है लेकिन सर। तो हाँ। आप जी जी आपने अगर ये वैल्यूज चेंज की है एक्सेलरेशन की, तो एक वैल्यू होती है ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट गिरे, तो 20-30 कैसे होगी सर ये? तो ये ऐसे होगी सर, क्योंकि मैंने एक्सीलरेशन की वैल्यू नहीं लिखी, मैंने वेलोसिटी की वैल्यू लिखी। देखें स्पीड की वैल्यू है वी 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 वी। ठीक है, वी का चेंज, स्पीड इसकी जी जी बोले सर। वेलोसिटी का चेंज निकालते हैं और टाइम के चेंज से डिवाइड करते हैं, एक्सीलरेशन निकलता है ना। मैंने तो यही तो बताया है, मैंने एक्सीलरेशन थोड़ी निकाला है। मैंने कहा है भाई देखो, वेलोसिटी 0 थी ऑब्जेक्ट जब स्टार्ट हुआ, फिर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो गई। तुम यूनिट देखो ना, मैंने पर सेकंड स्क्वायर थोड़ी लिखा है। मैंने वेलोसिटी बताई है कि पहली सेकंड में वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड में वेलोसिटी हो गई 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये वेलोसिटी है। मैंने कहा कि भाई अच्छा एक काम करता हूँ, मैं सेकंड सेकंड पर रुकता हूँ और जरा चेक करता हूँ कि एक्सीलरेशन कितना निकल रहा है। तो मैंने सेकंड सेकंड पर रुका, मैंने सेकंड सेकंड का क्या किया, सेकंड मतलब टाइम इक्वल्स टू सेकंड, 2 सेकंड्स पे चेक किया। वेलोसिटी थी मेरी 20 मीटर पर सेकंड, ये मेरी फाइनल वेलोसिटी थी। वो फर्स्ट सेकंड को चेक किया, यहाँ वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी थी। 20 - 10 किया, टाइम 2 - 1 किया, आंसर आ गया 10। इसी तरह अगर मुझे कोई कहे 0 से 1 पे चेक करो, तो 0 से 1 पे अगर चेक करूंगा तो 1 जो है उसकी वेलोसिटी मेरी फाइनल है 10 मीटर पर सेकंड, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो 10 - 0 अपॉन 1 - 0, वो भी 10 आएगा। अब कोई मुझे कहता है 30 सेकंड पे चेक करो, तो 30 सेकंड के लिए मेरी इनिशियल वेलोसिटी 20 होगी। 30 - 20 अपॉन 3 - 2, वो भी 10 आएगा। तो इस तरह जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो हर सेकंड बाद में चेक करूंगा ना, मेरा एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आ रहा है। इसका मतलब मेरे वेलोसिटी में हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है। बात समझे? अ, तो सर इसका मतलब यही होगा कि वेलोसिटी में चेंज होती है, एक्सीलरेशन में चेंज नहीं होती। हाँ, वेलोसिटी में चेंज हो रही है तो एक्सीलरेशन में चेंज नहीं हो रही है। एक्सीलरेशन तो 10 रह रहा है ना। देखो ना, मैंने कैलकुलेट करके दिखाया ना तुम्हें। मैंने कहा 1 till 2, 1 till 2 का निकाला, अब 2 till 3 का निकाल देता हूँ। 2 till 3 क्या बना भाई? 30 - 20 अपॉन 3 - 2। 30 - 20 10 होता है, 3 - 2 1 होता है, आंसर फिर 10 आ गया। ठीक है ईशा, तुम्हारा सवाल का शायद तो जवाब आ गया होगा यहाँ सर पर। हाँ भाई बोलो। तो मतलब एक किस्म से अगर हम कंक्लूजन की तरफ जाएं तो हम्म इसका मतलब यही होगा कि अगर एक ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है किसी भी हम्म चीज से, तो वो स्पीड जो है वो इंक्रीज करेगा अपनी, हम्म, पर वो स्पीड जो इंक्रीज करेगा, जो एक्सिलरेट करेगा, वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से करेगा सिर्फ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल सही समझा आपने, और आपने एक्सप्लेन कर दिया तो और बच्चों को भी और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा तो बच्चों ये बात है सारी आइडियल केस की। आइडियल केस क्या है? फ्री फॉल मोशन। फ्री फॉल में क्या होता है, मैं कह रहा हूँ इस फ्री फॉल में ऑब्जेक्ट पे फोर्स और ग्रेविटी के अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रही, कोई एयर की वैल्यू, कोई रेजिस्टेंस, कुछ नहीं लग रही। ठीक है, उस केस में ऐसा है, ये सब हम कैलकुलेशन में यूज करते हैं, रियल टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करता। रियल टाइम पे जो करता है वो हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले बताओ यहाँ तक कोई सवाल है किसी का, किसी भी बच्चे का है तो बताओ, वरना फिर हम आगे चलें। ईशा मेरे ख्याल से तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर हो गया होगा कि मैंने 3 को फाइनल क्यों नहीं लिया और 1 को भी इनिशियल क्यों नहीं लिया। ठीक है, ओके दानियाल, यू आर क्लियर। ईशा, हंजला, मुस्तफ़ा, खुबैब, सबाहत, आप लोग बताइए किसी का कोई सवाल? गुड। अच्छा ईशा, तुम्हारा सवाल अभी वही है कि फाइनल 30 क्यों लिया था। देखो मैं बताता हूँ, मैंने तो ये एग्जांपल दी है ना कि 1 सेकंड पे इतनी, सेकंड सेकंड पे इतनी, थर्ड सेकंड पे इतनी। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे चेक कर लिया कि भाई सेकंड सेकंड पे हम रुक गए, थर्ड पे गए ही नहीं अभी तक, समझो थर्ड की वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे। सेकंड पे मैंने चेक किया, सेकंड माइनस फर्स्ट वाली की वैल्यू की, तो मुझे आंसर 10 मिला।
फिर मैं आगे बढ़ा, मैंने थर्ड पे पहुंचा, जब थर्ड पे पहुंचा तो थर्ड फाइनल, सेकंड वाला इनिशियल, फोर्थ पे पहुंचूंगा तो फोर्थ फाइनल, थर्ड वाला इनिशियल। ठीक है, समझ गई? तो कंसेक्यूटिव के अंदर डिफरेंस चेक करते हैं ना। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं, लेक्चर को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक्सेलरेशन और फ्री फॉल और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी को क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सबको पता है ये बात? उसको कोई ग्रेविटी ना बोले पूरे कोर्स में, पेनल्टी पड़ेगी फिर आप लोग पे। ठीक है, इसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि है तो एक्सेलरेशन ही ना, बस क्या है कि फ्री फॉल एक्सेलरेशन है, वर्टिकल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है, वरना हॉरिजॉन्टल होता तो ए लिखते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस टू द फ्री फॉलिंग बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी। क्यों? क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स को खींच रही है, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। इट्स वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन हम ओ लेवल्स के कोर्स में हमें कहा गया है कि आप 10 पढ़ाएं, वैसे एक्चुअल 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो आप जब ए लेवल्स में आएंगे तो आप 9.81 ही पढ़ेंगे। सही है, ये कैलकुलेशन आपकी सिंपल ही हो जाती है इसके अंदर ना, 10 को राउंड ऑफ करके आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्या बात हुई है? द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर की डायरेक्शन होती है। तो हम कह रहे हैं जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसकी डायरेक्शन कहाँ है? सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है ना, जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी भी नीचे की तरफ है, तो एक्सेलरेशन भी तो नीचे की तरफ होगा ना, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ होगा ना, क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो जहां से फोर्स लग रही होगी वहीं पे जाएगा ना ऑब्जेक्ट। इसमें तो कोई मसला नहीं है ना किसी को। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, then we have acceleration due to gravity does not depend upon masses of the falling bodies। ये मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताया था तुम लोगों को, कि जो फॉलिंग बॉडीज होती हैं उनके मासेस पे डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि आइडियल केस है ना, यहाँ पे हम कह रहे हैं सिर्फ फोर्स और ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, तो इस पे कोई और फोर्स नहीं लग रही। थर्ड क्या है भाई? इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस। यहाँ आ गया वही वाला सवाल जो एक दो बच्चों ने भी पूछा था, कि अगर एयर रेजिस्टेंस होगी तो फिर डिफरेंस आ जाएगा मूवमेंट के अंदर, और एक्सेलरेशन भी चेंज हो जाएगा। चेंज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। कम क्यों होगा? इसका कोई जवाब दे सकता है मुझे? चलो, एक बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आईक्यू लेवल का क्वेश्चन है। कम क्यों होगा? बढ़ेगा क्यों नहीं एयर रेजिस्टेंस की वजह से? सर क्वेश्चन रिपीट करें। इसका मतलब तुम पहली बार सुन नहीं रहे थे बच्चे। चलो रिपीट कर देते हैं। मैं कह रहा हूँ कि सॉरी, in the presence of air resistance, third point, in the presence of air resistance the acceleration due to gravity decreases। डिक्रीज क्यों हो रही है? इंक्रीज क्यों नहीं होती? क्योंकि सर एयर रेजिस्टेंस जो है वो अपोज करती है उस ऑब्जेक्ट को। वेरी गुड, वेरी गुड। और किसी का कोई जवाब? आई गेस चैट में किसी ने लिखा है कुछ, सर क्योंकि फोर्स दोनों साइड लग रही है। दोनों साइड? दोनों साइड नहीं लग रही दानियाल। अंश का जवाब बिल्कुल सही है, कोई और एक्सप्लेन करे? ईशा, कमान। तुम लोग यहाँ बच जाते हो, लाइव क्लास में होगे ना फिर एक साथ सामने सामने सवाल करूंगा। ईशा जवाब दो बेटा। नो क्वेश्चन नहीं, सवाल पूछा है मैंने बेटा। इसका मतलब तुम भी साइड में गाने सुन रही हो? हाँ? ओ भाई, तुम्हारे कोई देख के बोला है मैंने उस दिन, तो तुम यहाँ पे बैठे बैठे गाने गा रहे थे, और याद है यहाँ पर लाइव हो गया था, और तुम्हारी रिकॉर्ड हो गई है वीडियो। अंश, बिल्कुल बिल्कुल सर। ईशा नहीं ले आती ना क्लासेस? इंशाल्लाह अभी जल्दी ही खोल देंगे क्लासेस, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर घर से नहीं ले जाती। सही है, लेकिन जवाब तो दो। दानियाल, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम कह रहे हो दोनों साइड से फोर्स लग रही है, दोनों साइड से कहाँ से लग रही है? फिर एक्सप्लेन करो मुझे, वो अपना माइक खोलो, हो सकता है मैं समझ ना पा रहा हूँ। चलो यार छोड़ो, इतनी देर लगा रहे हो तुम लोग लिखने में। सर जितनी हल्की चीज होगी उस पे है ना
एयर की फोर्स इतनी ज्यादा लगेगी, एयर सही की है फोर्स बिल्कुल। लगेगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स की स्पीड कम होगी। बात बिल्कुल सही है। दोनों साइड फोर्स वाला फिर कहाँ से लिख दिया तुमने? बिल्कुल बोलने में तो तुमने सही जवाब दिया। भाई बात तो सारी ये है। दानियल ने लिखा है। तुम कौन हो भाई? हुजैफा। हुजैफा। ओके ओके, सॉरी यार, अब मुझे वॉइसेस पहचानने में टाइम लगेगा, जब शक्ल देखूंगा ना तो सही से पहचान पाऊंगा। अच्छा, तुमने सही बोला हुजैफा। वो बेसिकली होता ये है कि भाई एयर रेजिस्टेंस क्या है, नाम क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करती है? हर चीज को ओपोज करती है। तो कोई चीज आपको ओपोज कर रही है तो वो आपकी स्पीड कम ही करेगी ना, आपका एक्सीलरेशन स्पीड कम करेगी, आपको रोकने की कोशिश करेगी। एयर रेजिस्टेंस क्या करेगी? एयर रेजिस्टेंस चाहेगी कि आप नीचे ना जाओ, ऊपर जाओ। अब एक बात, एयर रेजिस्टेंस की डायरेक्शन किस तरफ होगी? कोई बता सकता है? टुवर्ड्स द अर्थ होगी या अपवर्ड होगी? क्योंकि देखो फोर्स ऑफ ऊपर। ग्रेविटी तो नीचे अपवर्ड होगी। वेरी गुड। अपवर्ड इसलिए होगी क्योंकि वो आपके मोशन को अपोज करेगी ना। आप नीचे जा रहे हो ड्यू टू ग्रेविटी, एयर रेजिस्टेंस ओपोज करेगी, वो रोकने की कोशिश करेगी आप नीचे ना जाओ। तो जब आपको नीचे जाने से रोकेगी तो ऊपर फोर्स लगाएगी ना, ताकि ऊपर रहो। ठीक है? ये ऐसा कब होता है? ऐसा रियल टाइम में होता है। जो असल जिंदगी में ना ऐसा ही होता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो चीजें अलग अलग वेट की, अलग अलग साइज की, आपने नीचे फेंकी और आराम से एक साथ पहुंच रही है। आप देखो ना, आप अपने घर की विंडो से समझो एक पीस ऑफ चौक फेंको और एक शॉपिंग बैग फेंको। शॉपिंग बैग आराम से लहराते हुए हवा में घूमते घामते नीचे जाएगी, जबकि चौक जो है फौरन 2 सेकंड में नीचे जाके गिर जाएगी। उसकी बेसिक रीजन क्या होती है? बेसिक रीजन क्या होती है? उसका सरफेस एरिया। सबसे बेसिक रीजन जो है ना वो होता है सरफेस एरिया। सरफेस